हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग एक खास टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत लगातार अपनी विदेश नीति के मद्देनज़र, अपने राष्ट्रीय हित के मद्देनज़र कुछ न कुछ कदम उठाता रहता है। और इसी के कंटेक्स्ट में अभी हाल ही में भारत के द्वारा एक विचित्र कदम उठाने की चर्चा देखी जा रही है। विचित्र कदम इस लिहाज से क्योंकि भारत ने उत्तरी कोरिया के साथ में फिर से अपने संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए वहां पर अपना दूतावास फिर से सक्रिय करने की बात कर रहा है। और इसी के कंटेक्स्ट में यह समझना जरूरी हो जाता है कि जिस उत्तर कोरिया को लेकर के अक्सर आलोचना देखी जाती है, जिस उत्तर कोरिया के तानाशाही शासक किम जोंग उन की गतिविधियों को लेकर के हमेशा एक नकारात्मक छवि देखी जाती है, जहां पर लगातार हाइड्रोजन बम और मिसाइल के परीक्षण किए जाते रहे हैं, जहां जापान और दक्षिण कोरिया के द्वारा हमेशा उत्तरी कोरिया की सक्रियता को लेकर के आलोचनाएं की जाती रही हैं, ऐसे में भारत उत्तर कोरिया के साथ संबंध फिर से पुनर्स्थापित करने की बात क्यों कर रहा है? और उन परिस्थितियों में जबकि मध्य पूर्वी एशियाई क्षेत्र में रूस और यूक्रेन के मामले में बाकी जितने भी विश्व के महत्वपूर्ण देश हैं वो अपना जो ध्यान है वहां पर लगाए हुए हैं। तो ऐसे में भारत उत्तर कोरिया को लेकर के इतनी अधिक बेचैनी क्यों दर्शा रहा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि विदेश नीति के संदर्भ में या फिर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के संदर्भ में किसी भी देश के द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है तो इसका एक ही दृष्टिकोण नहीं होता है, बल्कि ये बहुआयामी दृष्टिकोण लिए हुए होता है। और इसी बहुआयामी दृष्टिकोण को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सामने पैनल पर मैंने उस खबर को मेंशन किया हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडियाज डिप्लोमेटिक मूव इन नॉर्थ कोरिया मार्क्स सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पॉलिसी, है ना। इस न्यूज से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये न्यूज क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई साहब सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पॉलिसी है ना। बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठा सकता है भारत। क्या सोचा समझा कदम है, क्या इसमें महत्वपूर्ण पक्ष है, ये तो हम लोग विस्तार से देखेंगे ही। पहले आप एक नजर उत्तर कोरिया के इस मानचित्र को देख लीजिए। यहां पर जापान सागर है, इसकी एक सीमा जो है चीन से टकराती है, यहां पर रूस से इसकी सीमा टकरा रही है। और ये जो प्योंगयांग है जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी है, ये आप देख सकते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक समानांतर रेखा है जिसके जरिए जो विभाजन है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। ये जो विभाजन रेखा है ये कौन सी है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत ही फेमस ये विभाजन रेखा है ना। मैं क्या केवल आपको एक संकेत दे देता हूं कि ये समानांतर रेखा के तौर पर चर्चित है। कौन सी समानांतर रेखा है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। भारत की नजर उत्तर कोरिया पर है। किस आधार पर भारत अपनी नजर यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये पहली बात में यदि हम समझें तो प्योंगयांग में दूतावास को भारत फिर से सक्रिय कर रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि जुलाई 2021 में भारत ने चुपचाप बिना किसी हो हल्ला के जो अपनी एम्बेसी थी, जो अपना दूतावास था, इसको शट डाउन कर दिया था। वहां से भारत के दूतावास सभी कर्मचारियों के साथ वापस आ गए थे और बाद में उनको मंगोलिया का जो एम्बेसडर है उस तरीके से उनको वहां नियुक्त कर दिया गया था। और राइट नाउ फिर से भारत के द्वारा ऐसी कवायदें अब शुरू कर दी जा रही हैं कि हम वहां पर फिर से अपने दूतावास को सक्रिय करेंगे और इसको लेकर के जो भी गतिविधियां हैं वहां पर शुरू कर दी गई हैं। जब ये पूछा गया था भारत सरकार से कि आखिर क्यों उत्तर कोरिया में दूतावास को शट डाउन किया गया है, तो इसको लेकर के ये रिप्लाई मिला था कि देखिए भाई, इस समय जो माहौल चल रहा है वो कोविड-19 का माहौल है और इसी के मद्देनजर हमने ये काम किया है। देख रहे हैं ना, जुलाई 2021 की बात चल रही है। उस समय तो कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है वो बहुत अधिक चरम स्थिति में था, तो ये एक हवाला दिया गया था। लेकिन अब फिर से जो
दूतावास को सक्रिय करने की बातें की जा रही हैं, इसके पीछे के आधारों को समझना जरूरी है। दोस्तों, जब हम उत्तर कोरिया के दृष्टिकोण से देखें तो कई सारे देशों का इससे एक संबंध शत्रुतापूर्ण और मित्रतापूर्ण दोनों ही दिखता है, और इस एंगल से भारत को उत्तर कोरिया के साथ अपने वैदेशिक संबंध के मद्देनजर संतुलन की नीति बनाने की जरूरत हो जाती है। जब हम उत्तर कोरिया के मित्र देशों की बात करें तो चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, ये सभी इसके हितैषी देश के तौर पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हम सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच में हाल के समय में एक तनातनी की स्थिति लगातार देखी गई साल 2020 से लेकर के, लेकिन अब इस तनातनी को बहुत हद तक फिर से सुधारने की कवायदें शुरू हो चुकी हैं, जहां एक तरफ अक्टूबर 2024 में यह कहा गया कि भाई अब जो पूर्वी लद्दाख वाला इलाका है, जहां पर कि 2020 में तनाव जनरेट हुआ था, उसके बाद से अब इसमें डिसएंगेजमेंट को हम फुल फ्लेज्ड तरीके से अपनाएंगे। और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने अभी चीन की यात्रा भी की है, और इस दौरान भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद से संबंधित मुद्दे हैं, इसको भी फिर से नए सिरे से शुरू करके और दिन फिर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भारत और चीन के बीच में जो एक वैदेशिक कहें या फिर कूटनीतिक संबंध कहें, इस संदर्भ में कुछ सकारात्मकता की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया और चीन के बीच में तो मैत्रीपूर्ण संबंध रहा ही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वहीं भारत और रूस के बीच में भी संबंध मैत्रीपूर्ण रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के साथ में लगातार मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया है, यहां तक कि जब रूस ने यूक्रेन पर लगातार हमले किए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो भी रूस के अगेंस्ट में संकल्प लाए गए, उन सभी में मैक्सिमम में इनफैक्ट भारत अपने आप को दूर रखा, एब्स्टेन रहा भारत, और लगातार भारत ने रूस के साथ में आर्थिक संबंध भी बनाए रखा है। तेल का बड़े पैमाने पर आयात भी किया है भारत ने, है ना, हथियारों का आयात भारत ने किया है रूस से। तो ऐसे में भारत और रूस के बीच में तो संबंध दोस्तीपूर्ण है ही, है ना, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो उत्तर कोरिया और रूस के बीच का संबंध है, यह भी बेहतर रहा है, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। वहीं तीसरी तरफ जब हम ईरान के साथ भारत के संबंध को देखें, इसमें भी एक संतुलन की नीति अपनाने की कोशिश की गई है। हालांकि भारत ने ईरान से तेल के आयात को लेकर के पाबंदी लगाई है, चूंकि अमेरिका का जो एक कंटेक्स्ट है वो भी यहां पर सामने आ जाता है ना। तो ऐसे में यहां इन 2-3 देशों के साथ जो संबंध उत्तर कोरिया का है और भारत का जो इन देशों के साथ संबंध है, ऐसे में भारत उत्तर कोरिया के साथ में अपने संबंध को लेकर के नए सिरे से विचार करने की कोशिश करना चाहता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन देशों के साथ जो भारत का संबंध है, इस संदर्भ में एक जो टसल पॉइंट है वो है क्वाड में भारत की भूमिका। और ये जो क्वाड है, ये है चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद। मैंने कई बार चर्चा के दौरान में इसकी बात की है, जिसमें अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर भी आप उसे जान सकते हैं, यूएसए उसे कहा जाता है, जापान, है ना, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 ऐसे देश हैं जो कि क्वाड के अंतर्गत शामिल हैं। और ऐसे में जो क्वाड की भूमिका है उसे इस रूप में देखा जाता है कि भाई ये चीन का प्रतिद्वंद्वी है। चीन अक्सर क्वाड को लेकर के टिप्पणियां करता भी रहता है कि क्वाड हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। हालांकि भारत और बाकी जो क्वाड के सदस्य देश हैं उनके द्वारा लगातार ये बात कही गई है कि नहीं, हम आपके अगेंस्ट में इस संगठन में काम नहीं कर रहे, इस समूह के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस क्षेत्र में आपसी द्विपक्षीय जो व्यापार हैं या फिर जो आपसी संबंध है, इसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहां पर जो क्वाड का एक एंगल है, इस कंटेक्स्ट में इन देशों के साथ जो एक रणनीति है उसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। गेटिंग इट? तो भारत नहीं चाहता है कि क्वाड के चलते इन देशों के साथ जो संबंध है, एटलीस्ट जो रूस के साथ संबंध है, जो ईरान के साथ संबंध है, इसमें एज सच कोई दुराव आए, है ना।
जो चीन के साथ उतार चढ़ाव है संबंधों का, उसे भारत लगातार और अधिक संतुलित करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। वहीं भारत को यह भी चिंता सताती रहती है कि उत्तर कोरिया जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण करता है, हथियारों का परीक्षण करता है, वैसे में यदि इसके हथियार पाकिस्तान के पास धड़ल्ले से जाते रहे, धड़ल्ले से पाकिस्तान इनके हथियारों का आयात करता रहा, तो ऐसे में ये भारत के लिए चिंता खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में भी भारत चाहता है कि किसी भी तरीके से हम यदि उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंध को थोड़ा सकारात्मक पटरी पर ले आते हैं, तो इससे हमें आने वाले समय में एक सपोर्टिव जो रोल है उत्तर कोरिया की तरफ से वो मिल सकता है ना। कोई भी संबंध आज की स्थिति को देख करके नहीं बनाया जाता है। संबंध में कई सारे पहलू, कई सारी परतें शामिल होती हैं। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या स्थितियां हो सकती हैं, यह भी मद्देनजर रखा जाता है। और इस कंटेक्स्ट में ही जो भारत की गतिविधि है वर्तमान में, वो देखी जा रही है उत्तर कोरिया के संदर्भ में। वहीं दूसरी तरफ जो एक दूसरा एंगल है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और वो है दक्षिण कोरिया के साथ उत्तर कोरिया का जो रिलेशन है। लगातार उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में विवाद की स्थितियां पैदा होती रहती हैं, है कि नहीं। वहीं जो जापान है, जापान ने लगातार शिकायतें की हैं कि उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल का परीक्षण किया, ऐसे किए वैसे किया। तो जापान हमेशा उत्तर कोरिया से सशंकित रहता है, और भारत और जापान के बीच में एक महत्वपूर्ण नीति है जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है भारत की, पूर्व की और सक्रियता की नीति जो है भारत की, उसमें जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भारत लगातार तवज्जो देता है। हाँ, भारत और जापान दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों के बीच में हाल के समय में संबंध और बेहतर हुए हैं। क्वाड के अंतर्गत जापान की भूमिका है, इजंट इट। तो इन स्थितियों में यदि हम देखें तो वैसे में भारत को यहां पर यह समझना होगा कि उत्तर कोरिया के साथ यदि हम संबंध बना रहे हैं तो जापान के साथ जो हमारा संबंध है उसमें कहीं उतार चढ़ाव ना आ जाए, उसमें कहीं तनातनी ना आ जाए। बहुत अधिक नाजुक स्थितियां रहती हैं भाई, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन में किसके साथ संबंध खराब हो सकता है, किसके साथ संबंध अच्छा हो सकता है, ये सारी बातें बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तीसरी तरफ जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो दोस्तों यहां पर आप समझिएगा, साथ में 36 का आंकड़ा रहा है। अमेरिका लगातार उत्तर कोरिया की आलोचना करता रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में घनिष्ठ संबंध रहा है, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में लगातार शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है, और उत्तर कोरिया और चीन के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, अमेरिका और चीन के बीच में शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है। तो अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में जो एक तनाव है अक्सर हाँ देखा जाता रहा है। लेकिन इस बीच जब बीते नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए संयुक्त राज्य अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में जीत हासिल की है, तो ऐसे में अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये सोचते रहे हैं, ये बोलते रहे हैं कि हम उत्तर कोरिया के साथ अपनी जो कूटनीति है वो और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो यहां तक कहा है कि हम उत्तर कोरिया के साथ बहुत ही बेहतर संपर्क रखना चाहते हैं, है ना। तो आने वाले समय में, यानी कि जब साल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ये काबिज होंगे, तो ऐसे में उत्तर कोरिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नीति रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। और इन परिस्थितियों में भारत नहीं चाहेगा कि उत्तर कोरिया के साथ किसी भी स्तर पर कोई विरोधी नीति अपनाई जाए, क्योंकि यदि हम इसके साथ विरोधी नीति अपनाएंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि अमेरिका को वहां पर चिंता हो सकती है। और भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करता रहा है। ये जो तमाम एंगल हैं, ये तमाम एंगल यहां पर उभरते हैं। देख रहे हैं ना, बात केवल चल रही उत्तर कोरिया की, लेकिन कितने सारे देशों का हित, कितने सारे देशों के साथ संबंध यहां पर उभर रहे हैं, है ना। किसी के साथ खींचतान हो रही है, किसी के साथ दोस्ती की स्थिति देखी जा रही है। यही होता है भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुद्दा। तो इसी के मद्देनजर यहां की जो वस्तु स्थिति है इसे समझने की जरूरत है।
एक जो और एंगल है दोस्तों कि भाई भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध को थोड़ा सा और हम विस्तार से देखें, क्योंकि उत्तर कोरिया की बात हो रही है तो उत्तर कोरिया के रिटेलिएशन में दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया के साथ जो भारत का संबंध रहा है हाल के समय में बहुत अधिक बेहतर संबंध या फिर बहुत अधिक नजदीकी वाला संबंध नहीं देखा गया है। जानकारियां मिलती हैं कि साल 2019 के बाद भारत के प्रधानमंत्री का दक्षिण कोरिया का कोई दौरा नहीं हुआ है ना। समझिए 5 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है। इसके अलावा विदेश मंत्री के स्तर पर भी ऐसा कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। क्वाड में दक्षिण कोरिया को शामिल करने की नीति को लेकर के भारत ने ऐसा कोई अपने तरफ से पहल नहीं की है। हालांकि जापान शामिल है, लेकिन दक्षिण कोरिया भारत के साथ में जिस तरीके से अपना संबंध बनाने की कोशिश करता है, उन मद्देनजर यदि हम देखें तो फिर भारत ने इस मामले में कोई सक्रियता नहीं अपनाई है। तो क्या इससे हम ये समझें कि भारत दक्षिण कोरिया के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत थोड़ा सा यहां पर एक संतुलन की नीति को अपनाने की कोशिश करता है। हालांकि दक्षिण कोरिया के द्वारा भारत के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर के कई सारी कवायदें की गई हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया ने लगातार ये हवाला दिया है कि जो अयोध्या की राजकुमारी थी, है ना, वो 48 ईस्वी में कोरियाई द्वीप से संबंधित जो राजकुमार थे उनके साथ उन्होंने शादी की थी, और ये हमारे सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है ना। दक्षिण कोरिया में बौद्ध धर्मावलंबियों की उपस्थिति भी भारत और दक्षिण कोरियाई संबंध के बीच के जो सांस्कृतिक पहलू हैं इसको इंडिकेट करता है। इसके अलावा जो दक्षिण कोरिया है वो आर्थिक पक्ष के मद्देनजर भी भारत के साथ अपने सहयोग को मजबूत बनाना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि भाई भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार है। भारत हिंद महासागरीय क्षेत्र में आज के डेट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि नहीं? तो ऐसे में भारत के साथ अपने संबंध को बनाए रखना ये हमारे हित में होगा। इसके अलावा दक्षिण कोरिया लगातार जनसंपर्क के माध्यम से भी भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एंगल्स हैं ये यहां पर इंडिकेट करते हैं कि भाई दक्षिण कोरिया चाहता है कि हम भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले समय में यदि किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो फिर भारत का समर्थन मिल सके। अब आप समझिए कि जहां एक तरफ दक्षिण कोरिया चाहता है कि भारत के साथ हम बेहतर संबंध बनाए रखें, भारत चाहता है कि हम उत्तर कोरिया के साथ एक संतुलित संबंध बनाए रखें, उत्तर कोरिया के कई सारे देशों के साथ विरोधाभासी संबंध है, कई सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है ना। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, पूर्वी एशिया का जो इलाका है, ये अपने आप में रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है या नहीं हो जाता है। और भारत इन्हीं मद्देनजर जो अभी भारत ने डिसीजन लिया है कि भाई हम यहाँ पर फिर से अपने दूतावास को सक्रिय करेंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है या नहीं हो जाता है ना। ये सारी स्थितियां दोस्तों ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा में यहीं तक हम लोग सीमित रखते हैं। इस चर्चा के जरिए मैंने पूर्वी एशियाई क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच में जो एक संबंधों की स्थिति है उसको मैंने आपको बताया है। भारत इस पार्टिकुलर रीजन में किस तरीके से उत्तर कोरिया को विशेष फोकस करते हुए जो नया कदम उठाया है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या निहितार्थ हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। इससे आप इस क्षेत्र की जो कूटनीति है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है जी, कभी भी इस पर सवाल आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर अब आसानी से दे सकते हैं। ओके, चलिए अब जल्दी से मैं एक दो सूचना दे दूं जो कि आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है 17 दिसंबर से। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास में मौका है। देखो, 2 स्तरों पर बैचेस शुरू किए गए हैं, एक 2026 को टारगेट करते हुए और एक 2027 को टारगेट करते हुए। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको यदि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित करनी है तो आप किस तरीके से मेहनत करें, किस स्थिति में अभी आप हैं, ताकि आप उस हिसाब से मेहनत करते हुए सफलता अर्जित कर सके। और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है StudyIQ IAS हिंदी का, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं।
जैसे कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा, 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं आपको मिल रही हैं। कहीं भी आपको इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं, जिस भी राज्य, जिले, गांव से आप बिलोंग करते हैं, आप वहां घर बैठे इत्मीनान से तैयारी कर सकते हैं। अपनी हर प्रकार की शंका का समाधान मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए कर सकते हैं। लगातार आप इसके जरिए तैयारी करते हुए जीएस को और मजबूत कर सकते हैं। और जीएस की भूमिका तो एकदम स्पष्ट है। सिविल सेवा परीक्षा में यदि आपको सफलता पानी है तो जीएस में आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से इसका वेटेज बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप राइट नाउ दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें से किसी भी बैच में इनरोलमेंट के लिए अपना एडमिशन ले सकते हैं। 2026 के लिए यदि आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको फी देना होगा 28,999 रुपये, और यदि 2027 के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फी अदा करनी होगी 34,999 रुपये। चूंकि इसमें जो पीरियड है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा समय तक और बेहतर तरीके से आप अभ्यास कर सकेंगे, आपको और ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाएगा, है ना, चूंकि इसका समय अंतराल ज़्यादा है। ठीक है जी, तो इस लिहाज से ये बैच आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा 20 दिसंबर तक इनमें से किसी भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। 20 दिसंबर तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि यदि आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनको स्टडी मटेरियल को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि आखिर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, हाँ, नोट पैड को लेकर के या जो आंसर राइटिंग शीट होती है यूपीएससी के आंसर राइटिंग करने के लिए किस तरीके से हम आंसर राइटिंग करें, ये सारी जो दिक्कतें होती हैं इसका समाधान इस प्रिपरेशन बॉक्स में है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको कई सारी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं, स्टेशनरी के तौर पर, मैप के तौर पर, है ना, बुक्स के तौर पर, ताकि आप अपनी तैयारी और आसानी से कर सकें। यदि आप इस प्रिपरेशन बॉक्स को परचेज करना चाहते हैं तो भी आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके जरिए आप मात्र 5399 रुपये में इस प्रिपरेशन बॉक्स को परचेज करके अपनी तैयारी और शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम चैनल dilip.kumar@02 के जरिए भी जुड़ सकते हैं, और आप मेरे इंस्टा चैनल दिलीप सर स्टडी IQ को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।